प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। चित्रा ट्यूशन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा थैंक यू देता हूं, क्योंकि चित्रा प्लेटफॉर्म पे आपने जो 1000 सब्सक्राइबर हैं वो पूरे कर दिए हैं। तो मैं पुनः कई दिनों से इस क्लास के अंदर मेरी उपस्थिति मैंने दर्ज करवाई है। तो एक नए टॉपिक के साथ में एक बार मैं आपसे सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे जो पहले वाले जो वीडियो हैं, 3-4 वीडियो हैं, वो आप निश्चित रूप से देखें और एक पेज में उतार करके जो कंटेंट है जो मैंने बताया है, जैसे WH वर्ड के बारे में बताया है, मैंने प्रोनाउंस के बारे में बताए हैं, वो एक बार पुनः याद कर लें तो ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आने वाला है। तो विद्यार्थियों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये जो क्लास लेके आया हूँ मैं, जो क्योंकि मुहिम हमने छोड़ी थी कि किस प्रकार से जो अंग्रेजी को कैसे लिखें, तो हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएं, ये जो हमारा जो स्टैंड चल रहा था किस प्रकार से बनाएं और इसके सारे के सारे जो नियम हैं वो हम किस प्रकार से जान सकते हैं, लिख सकते हैं, इसी बारे में आज की क्लास है। तो अगला जो मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो होता है टेंस के बारे में। तो शुरू करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथ में बने रहिए। टेंस, तो आज का जो टॉपिक है वो है टेंस, TENSE, टेंस। एकदम से सिंपल तरीके से पढ़ते हैं टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं टेंस, इस बारे में थोड़ा जानते हैं। टेंस का हिंदी अर्थ है, एक शब्द होता है काल। काल को हम अंग्रेजी में लिखते हैं टेंस, ठीक। अब ये टेंस क्या है? टेंस से उस सिचुएशन को बताता है कि जो बात है, जो घटनाएं घट रही हैं, जो वर्ब से जो क्रियाएं हो रही हैं, वो कौन से वर्तमान में हो रही हैं, आज हो रही हैं, या फिर वो कार्य है वो पहले हो गया है, या हम बातचीत कर रहे हैं कि ये जो कार्य होगा इस बारे में। तो टेंस की ये जो कंसेप्ट है वो टेंस का है। तो टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। तो शुरू करते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला है प्रेजेंट, कुछ बातें हमने पिछली वीडियो में इस बारे में की है। दूसरा है पास्ट, PAST, पास्ट। और तीसरा है फ्यूचर। तो देखते हैं टेंस के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। कितने प्रकार के टेंस होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान, प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान। पास्ट को कहते हैं भूतकाल, पास्ट को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं, ठीक है। और भविष्यत काल कहते हैं फ्यूचर को, फ्यूचर को क्या कहते हैं? भविष्यत काल। तो प्रिय विद्यार्थियों टेंस कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस प्रकार से ये मोटा मोटी आपको छोटे बच्चों को याद रहना चाहिए, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास को। तो टेंस कितने प्रकार की होती है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रत्येक टेंस को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक टेंस को सॉरी 4 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? नंबर 1 इनडेफिनिट, नंबर 1 इनडेफिनिट। दूसरा कौन सा है? कंटिन्यूस। दूसरा कौन सा है? कंटिन्यूस। तीसरा कौन सा है? परफेक्ट। चौथा कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला इनडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इनके नाम क्यों पड़े, ये हम अब आगे जानेंगे कि प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांट दिया हमने। इनडेफिनिट क्यों कहा जाता है इस प्रकार से, कंटिन्यूस क्यों कहा जाता है, परफेक्ट क्यों कहा जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों कहा जाता है। तो आगे देखिए, इसका एक बात स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए अपने पेज के अंदर।
आगे देखते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के हो गए और प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है। तो प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के 4 हो गए और फ्यूचर के भी 4 हो गए। तो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, इस प्रकार से। तो पहला टेंस कौन सा बना, यानी प्रेजेंट के साथ में चारों भाग जुड़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस। तो देखिए पहला जो टेंस देखते हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, टेंस का मतलब होता है काल, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और इनडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों निश्चित, यानी वह जो क्रिया है, वह जो कार्य है वो वर्तमान में निश्चित है, वो निश्चित समय तक हो रहा है या होगा। इस प्रकार से कोई भी कार्य कहाँ से कब से शुरू हुआ था और कब तक खत्म हो जाएगा उसको बोलते हैं डेफिनेट। और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। हमें इस प्रकार के जो सेंटेंस हम लिखते हैं इसमें ये नहीं पता लगता है कि ये जो क्रिया है, ये जो कार्य है वो कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा, इसलिए इस टेंस का नाम पड़ता है इनडेफिनेट, इसलिए इसको पढ़ते हैं इनडेफिनेट। तो वर्तमान काल के अंदर क्रिया का, वर्तमान काल के अंदर क्रिया का, वर्ब का, धातु का, ठीक है ना, इनडेफिनेट यानी अनिश्चित रहना प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों हिंदी में इसकी पहचान लिखते हैं। पहचान चूँकि मैंने एक वीडियो बना करके और इस पर डाला है कि पूरे के पूरे 12 जो टेंस होते हैं उसकी पहचान एक सारणी के अंदर हम बना सकते हैं। तो देखते हैं, यानी प्रेजेंट की पहचान क्या होती है। प्रिय विद्यार्थियों प्रेजेंट की पहचान होती है होती है ना, और हैं भी होती है और हूँ। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो मैंने डाल रखा है। ये प्रेजेंट की पहचान होती है। और इनडेफिनेट, इनडेफिनेट हम लिखते हैं ता, ठीक है, ती है भी लिखते हैं इस प्रकार से, ते है, ये पहचान होती है। ता है, ती है और ते हैं, ये पहचान होती है। पहचान इसमें वर्तमान की होती है, यानी है वर्तमान में इसका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व में है, ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है, इस प्रकार से। तो ता है, ती है, ते हैं अगर किसी सेंटेंस के हिंदी वाक्यों के अंदर, हिंदी में किसी सेंटेंस के अंत में आए, हिंदी में किसी भी सेंटेंस के अंत में आए, आखिरी में आए, लास्ट में आए, ठीक है ना, तो वहाँ पे कौन से टेंस का बोध होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का बोध होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। कहने का मतलब ये है कि जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें क्रिया है, उसमें काम है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, वो अनिश्चित होगा। हमें ये पता नहीं लगेगा कि कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा। जैसे मैं रोज है वो स्कूल जाता हूँ, ठीक है ना, इसमें ये नहीं बताया गया कि मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूँ, इस प्रकार से। ये तो अनिश्चित है, जाता हूँ, कब शुरू हुआ था, कब तक जाऊंगा, ये निश्चित नहीं। तो देखिए ता है, ती है, इसकी पहचान होती है। और इसकी थोड़ा अंग्रेजी में, इंग्लिश में हमें, क्योंकि 10th क्लास के अंदर जब करेक्ट फॉर्म भरनी आती है, ठीक है ना, तो उसके अंदर बड़ी ही दुविधा रहती है बच्चों को। तो इन इंग्लिश के अंदर कौन कौन से वो शब्द होते हैं सेंटेंस के अंदर, अगर वो मिल जाएं तो वहाँ पे हमें प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का बोध होता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों पहला जो शब्द है वो नेवर। नेवर का हिंदी अर्थ देखेंगे। नेवर का हिंदी अर्थ होता है कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। इसी प्रकार से एक शब्द आता है सेल्डम। इसी प्रकार से एक शब्द आता है सेल्डम। सेल्डम का मतलब क्या होता है, मुश्किल से ही, मुश्किल से ही। इसी प्रकार से एक शब्द आता है ऑलवेज। प्रिय विद्यार्थियों ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा होता है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है डेली। डेली का मतलब होता है डे। डे शब्द से डेली शब्द बना है, डे, DAY। डे का मतलब होता है दिन और डेली का मतलब होता है प्रतिदिन।
तो प्रतिदिन। इस प्रकार से ये जो सारे बहुत सारे और शब्द भी होते हैं, जैसे यूजुअली शब्द है, यूजुअल शब्द से यूजुअली शब्द बना है। यूजुअल का मतलब होता है सामान्य और यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतः। इस प्रकार से तो ये बहुत सारे शब्द होते हैं, मैं आपको एक एक करके और मैं लिखाता जाऊंगा इस प्रकार से कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं वो। जैसे एक शब्द होता है ऑफन। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है प्राय। तो प्रिय विद्यार्थियों एक बार दोबारा, क्योंकि ये शब्द याद नहीं रहते हैं बच्चों के, 10th क्लास के बच्चों को याद नहीं रहते हैं, तो देखिए नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ऑफन, ये मुख्य जो शब्द हैं, ये अगर किसी भी सेंटेंस में मिले तो निश्चित रूप से आपको कौन से टेंस की पहचान होनी चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होनी चाहिए। आगे देखते हैं सम टाइम, सम और टाइम्स, इस प्रकार से। सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। सम टाइम्स का प्रिय विद्यार्थियों क्या मतलब होता है? कभी कभी। इस प्रकार से ये मुख्यतः शब्द होते हैं, ये मुख्यतः शब्द, ये नहीं है कि ये तो एकदम से लो की ली की है, इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, लेकिन लगभग 90% जब सामान्य बात होती है तो इन्हीं जो एडवर्ब्स का प्रयोग है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्रयोग किया। जैसे एक और रह जाता है, जैसे रेयरली। रेयरली का मतलब होता है दुर्लभता से, है ना, दुर्लभता से, ठीक है। तो ये सारे के सारी एडवर्ब्स हैं वो निश्चित रूप से कौन से टेंस के अंदर आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आती हैं। ओकेजनली, ओकेजन शब्द से ओकेजनली बना है, कंटिन्यूसली, इस प्रकार से। तो थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, तो ये सारी की सारी एडवर्ब हैं, मैंने यहाँ पे लिखी है, एक बार इनको आप अपनी कॉपी में लिखें, स्क्रीनशॉट लें। इसी क्रम के अंदर थोड़ा सा और देखते हैं कि कौन से टेंस के अंदर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट और हो सकता है, तो देखते हैं यहाँ तक, यहाँ से आगे चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों एक शब्द होता है ईच, ठीक है। ईच, इसका मतलब होता क्या होता है? प्रत्येक, प्रत्येक या पर। ईच के बाद, ईच के आगे प्लस जुड़ा हुआ, ठीक है ना, ईच के आगे कोई भी टाइम सूचक, समय सूचक शब्द, वर्ड्स आ जाए, कोई भी जो वर्ड्स है वो आ जाए, तो आपको निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वहां पे उस सेंटेंस के अंदर बोध होगा। इस प्रकार जैसे ईच, ईच प्लस, जैसे ईच के आगे आ गया डे आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया, इस प्रकार से। इसी प्रकार से जैसे ईच, ईच के आगे ईच संडे, यानी किसी डे का नाम भी आ सकता है, मंथ का नाम आ सकता है जनवरी। तो ये सारे के सारे जो है वो ईच के बाद में समय सूचक शब्द आना चाहिए। ऐसे शब्द जो हमें समय के बारे में बताएं, तो वहाँ पे कौन से टेंस का बोध होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध होता है। तो और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ईच के आगे ये जोड़ दो, जैसे ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर और वीक, ईच वीक, प्रत्येक सप्ताह, इस प्रकार से। तो ये भी एक शब्द होता है प्रिय विद्यार्थियों एवरी। एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है वो मैं किसी दूसरे वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको। तो एवरी के बाद में भी किसी भी समय सूचक या टाइम सूचक जो वर्ड हैं, ठीक है, उनका प्रयोग हो, जैसे एवरी मंडे, एवरी संडे, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। एवरी शब्द जुड़ा हुआ आना चाहिए। तो एवरी डे हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, मंथ महीना हो सकता है, एवरी ईयर साल हो सकता है, एवरी वीक यानी प्रत्येक जो सप्ताह हो सकता है। जैसे एवरी किसी दिन का नाम आ सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी है। किसी मंथ यानी महीने का नाम भी आ सकता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो एडवर्ब्स हैं किसी भी सेंटेंस में जुड़ी हुई मिल जाए आपको, तो उस सेंटेंस के अंदर कौन से टेंस का बोध होता है? वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वर्तमान अनिश्चित काल का बोध होता है। तो ये थोड़ा सा आप रूपरेखा आप अपनी कॉपी में लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आगे चलो। देखिए आगे
प्रत्येक टेंस के अंदर आपको 4 बातें निश्चित रूप से आपको ध्यान में होनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले है वो हिंदी में पहचान उसके किन शब्दों के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, और उसी प्रकार से अंग्रेजी में उसकी टेंस की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में है एचवी, और उसके बाद में एमवी, और उसके बाद में सूत्र किस प्रकार से हमें उस टेंस को हमें सूत्र के माध्यम से सेंटेंस में लिख सकते हैं। तो 3 नंबर का जो क्रम है जो है वो आता है एचवी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, एचवी को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्रत्येक टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है। चूंकि इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है, ये सहायता करती है मुख्य क्रिया के साथ में जुड़ती है। कई जो टेंस होते हैं उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होती, तो इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, डू या डज, इस प्रकार से। अब हम डू या डज कौन से सेंटेंस में करेंगे और कैसे करेंगे ये थोड़ा सा देखते हैं। तो नोट लगा करके हम लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं कि डू या डज का प्रयोग कौन से सेंटेंस में किया जाएगा। तो डू या डज का प्रयोग यानी जो एचवी है वो उसका प्रयोग कहां पे किया जाएगा। डू या डज का प्रयोग केवल नेगेटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य नहीं वाले सेंटेंस होंगे उसमें, केवल नोट वाले सेंटेंस होंगे उसके अंदर किया जाएगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कुछ लोग इंट्रोगेटिव भी सब्जेक्ट बोलते हैं इसको, सेंटेंस बोलते हैं, सॉरी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर। और तीसरा क्या हो सकता है, कौन से सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं इनका? इंपेरेटिव सेंटेंस के, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस, इसके अंदर 3 सेंटेंसों के अंदर डू या डज का प्रयोग किया जा सकता है। कौन कौन से? नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से टेंस के अंदर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जितने भी सेंटेंस बनेंगे, पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद में नेगेटिव, इसके बाद में इंटेरोगेटिव, उसके बाद में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस भी होता है, और इसके बाद में नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। ये सारे के सारे जो सेंटेंसों के अंदर केवल इन 3 सेंटेंसों के अंदर ही डू डज का प्रयोग किया जाता है, बाकी के अंदर नहीं किया जाता है। ये आपको बात समझनी है। अब कौन से सेंटेंस होंगे वो हम आगे उदाहरण के द्वारा देखेंगे। मैं ये एक बार आप उतारिए, उसके बाद में मैं आगे चलूँ। इसके बाद में हम देखते हैं कि डू डज का प्रयोग कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में किया जाएगा। एक वचन के साथ में किया जाएगा या बहुवचन के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, इस प्रकार से। तो देखते हैं, अगला जो पॉइंट्स लगा करके आप लिखें, ऐसा लगा करके पॉइंट्स लगा करके आप लिख सकते हैं सी में सी होता है वह है। स्त्रीलिंग जो सब्जेक्ट है उसके लिए सी का प्रयोग किया जाता है। ही पुल्लिंग सब्जेक्ट के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है ही। और इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है इट। और इट कौन से प्रकृति से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं, एनिमल से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं, उनके साथ में इट का प्रयोग किया जाता है। समय सूचक जो सेंटेंस बनाए जाते हैं उसके साथ में भी इट का प्रयोग किया जाता है। और एक वचनकर्ता के साथ में, या तो ये प्रोनाउन आए सी ही इट, और या फिर एक वचन आए, इसके साथ में हम प्रयोग करेंगे डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज का। थोड़ा सा डज। इसी प्रकार से आई वी यू और दे, ये 3 प्रोनाउन मिल जाएं, सॉरी 4 प्रोनाउन मिल जाएं। आई में से मैं, वी में से हम, और यू में से तुम, और दे में से वे। और इसी प्रकार से प्लूरल यानी बहुवचनकर्ता के साथ में हमें डू का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से।
तो एक वचन के साथ में डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करते हैं। कौन से सेंटेंस में किया जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा और नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में किया जाएगा, यानी नकारात्मक आदेशात्मक वाक्यों में किया जाएगा। मैंने अब तक 3 बात आपको बताई है। सबसे पहले आपको हिंदी में पहचान बताई है, ता है, ती है, ते, इसकी हिंदी में पहचान होती है इस प्रकार से। और अंग्रेजी के अंदर कौन से शब्द हो सकते हैं, उसके अंदर जैसे नेवर है, सेल्डम है, ऑलवेज है, डेली है, ओकेजनली है, जो कंटिन्यूसली है, ऑफन है, रेयरली है, ईच के साथ में समय सूचक शब्द जुड़े, एवरी के साथ में समय सूचक शब्द जुड़े, इन सारे के सारे एडवर्ब्स के साथ में प्राय इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है इसी प्रकार से। तो ये था जो एचवी का। अब हम चलते हैं एमवी की तरफ। तीसरा जो पॉइंट होता है प्रत्येक टेंस के अंदर जो होता है वो एमवी। एमवी का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मैन और वी का मतलब होता है वर्ब। मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। इसके अंदर मुख्य क्रिया प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसी प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और कई बार इसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस कहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे वो हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्रिया की जो मुख्य क्रिया की जो फॉर्म होती है, या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सेंटेंस के अंदर या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस जोड़ते हैं। ये जो बेसिक जो सेंटेंस की जो पहचान मैंने बताई हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, और उसके बाद में एचवी के बारे में हमने बात की और अब हम मेन वर्ब इसके बारे में बात करते हैं। तो एक बार उनका आपको अभ्यास करना चाहिए। कल अगले वीडियो के अंदर मैं इससे रिलेटेड सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं और 10th क्लास के अंदर किस प्रकार से वर्ब से फीलिंग की जाती है, करेक्ट फॉर्म का जो एक प्रश्न आता है 4-5 नंबर का, उसको भी सॉल्व करवाने का जो मैं प्रयास करूँगा अगली वीडियो के अंदर। तब तक बने रहिए चित्रा क्लासेस के इसे जो ट्यूशन प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।